हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल मिशन एक्स ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, मेरा चैनल दो चीज़ों पे डेडिकेटेड है। सबसे पहला कि एक्स ग्रुप के लिए ही मेरा चैनल बना है। ना मैं आपको दावा करता हूँ कि ये जो मैं कंटेंट और जो भी मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, वो मैं आपको श्योर नहीं कर सकता कि ये नेवी और एनडी के लिए भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरा पूरा डेडिकेशन रहेगा, मेरा कंटेंट पूरा डेडिकेटेड रहेगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। और फ्रेंड, दूसरा मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपकी जो भी 11th 12th की एक एक बड़ी मात्रा में जो नॉलेज है आपके पास 11th 12th की, उसको एक कंसाइज वे में इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करूं। जैसे आप फ्रेंड इसमें देख रहे हैं कि ये समझ लो वेन डायग्राम है। इसका जो ये वाला पार्ट है, ये आप समझ लो 11th 12th की क्लास है आपकी। 11th 12th की क्लास में आप जानते हैं 30 टू 35 चैप्टर होते हैं फिजिक्स में, और केवल एक्स ग्रुप में केवल 25 क्वेश्चन ही आते हैं। इसलिए ये जो येलो कलर का है ये एयरफोर्स है। तो आपकी इतनी नॉलेज को 30 टू 35 चैप्टर की नॉलेज को 25 क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, इसलिए मैंने कहा कंसाइज नॉलेज करना। आपकी नॉलेज आपको बहुत है, लेकिन एक्स ग्रुप के लिए नॉलेज कितनी है ये आपको बताना, और अगर नहीं है तो आपके लिए तैयार करना। ओके फ्रेंड, एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर से। फ्रेंड, मैग्नेटिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। देखा जाए तो 11th 12th में हम पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। इसमें एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखें तो इसमें 3 चैप्टर हैं इस मैग्नेटिज्म के अंदर। मैग्नेटिज्म खुद, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फ्रेंड, अब वेटेज इसका बहुत है। अब हम लोग देख सकते हैं कि 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे, 19 में भी 6, सेकेंड पेपर में भी 7, और 2020 में रिसेंटली जो कोरोना की वजह से डिले हो गया था तो नवंबर में शायद हुआ था, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में काफ़ी वेटेज, तीन जो मैग्नेटिज्म मतलब ये तीन चैप्टर जो हैं अपने आप में काफ़ी वेटेज रखते हैं। और फ्रेंड्स, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है अगर आप पढ़ के इसको अच्छे से जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ द एयरफोर्स, नॉट फॉर द 11th 12th बेस्ड, तो आप ज़रूर 70% आपके सही नंबर होंगे इसमें, जितना भी आता है, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं फिर कहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए ही है। मैं और दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि ये एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का पेपर फिर इसका इससे बाहर नहीं जाएगा। सो फ्रेंड, हमारा कंटेंट क्या रहेगा? ओनली फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन, बायोट-सावर्त लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन मीन्स एक्सियल एंड इक्वेटर पे, डायरेक्शन रूल एंड पाम रूल पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की निकालने का डायरेक्शन, सोलेनॉइड भी पढ़ेंगे। कंटेंट फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर टू एमीटर, एमीटर टू गैल्वेनोमीटर, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे फ्रेंड। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एयरफोर्स और नेवी दोनों के सॉल्व करूँगा, ताकि मैं आपको डिफरेंस समझा सकूँ क्यों मैं डेडिकेटेड की है ये एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए। फ्रेंड्स, क्योंकि एयरफोर्स में चाहे अगर टेक्निकल है तो उसके लिए पेपर अलग आएगा, और नॉन टेक्निकल ट्रेड है तो उसके लिए पेपर मतलब दूसरा होगा। लेकिन नेवी के लिए फ्रेंड ऐसा नहीं है। डबल ये जानते हैं सब लोग, टेक्निकल ट्रेड होती है, ऐसा नॉन टेक्निकल होती है, लेकिन इनके दोनों के लिए सेम पेपर होता है, इसलिए उनका पैटर्न अलग है या एयरफोर्स का पैटर्न अलग है। तो फ्रेंड, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंड आपको इसमें इन टॉपिक से बचना है। ये टॉपिक ऑब्सोलेट आउटडेटेड हो गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ एयरफोर्स। साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने फिर वही कहा है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपको अपना नॉलेज कंसाइज करना है। तो साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना, डेरिवेशन नहीं पढ़ना, न्यूमेरिकल पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा मैं कराऊंगा, लेकिन इसका पूरा फोकस रहना चाहिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इस मैग्नेटिज्म से। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल नहीं पढ़ना आपको। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि जो मुझसे पढ़ रहे हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं वो 11th 12th का जो भी उनकी कॉम्प्रिहेंसिव या एनसीईआरटी या
रेस्पेक्टिव बोर्ड की बुक्स होती हैं वो पढ़ के आए हैं, और दे हैव हाई जोश टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. And friend, they have faith in my content and channel. This is again most important. So friend, let's start with the first topic, unit and dimension. So friend, unit dimension means no, मैं जितनी भी फिजिक्स की यूनिट एंड डायमेंशन है उसको कवर नहीं करूँगा. यहाँ पे केवल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो भी यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा. सो फ्रेंड, फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला. ये फ्रेंड्स सब ऐसा ही यूनिट है, कोई इसमें CGS यूनिट नहीं है. सब जितनी भी लिखी है मैंने, वेबर, एम्पियर अपॉन मीटर, सब ऐसा यूनिट है. तो मैग्नेटिक फोर्स या इंडक्शन की टेस्ला होती है. M-T-2 A-1 डायमेंशन है. मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. वेबर ML2T-2 A-1. इंटेंसिटी की एम्पियर अपॉन M N-1 A. एंड फ्रेंड्स अगेन मैग्नेटिक परमेबिलिटी. फ्रेंड्स आप लोग सब जानते हैं कि परमेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है. एक तो म्यू नॉट बोलते हैं, एक म्यू नॉट मतलब फ्री एयर. म्यू अपॉन म्यू की मीन्स मीडियम की, किसी भी मीडियम मीन्स एयर, वाटर, ETC. तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी N/A² ML-2 A-2. ये फ्रेंड्स अगर आपको याद नहीं हो पा रही है, कोशिश कीजिए डायमेंशन इसकी याद हो जाए सबकी, क्योंकि वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वहाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ आप फॉर्मूले से बना सकते हो, ड्राइव कर सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस का, क्योंकि फार्मूला आपको पता होगा और आपने 12th में देखा भी है कैसे यूनिट सेकेंड चैप्टर में कैसे डायमेंशन निकालते हैं हम लोग. तो वो थोड़ा लेंदी है, और क्वेश्चन इसीलिए वो लोग एयरफोर्स में पुटअप करते हैं कि आपको ये लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन टाइम का आपको वहाँ अंदाज़ा नहीं रहेगा कितना टाइम लग सकता है. इसलिए फ्रेंड इसको याद करके जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और फ्रेंड कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस. इंडक्टेंस भी फ्रेंड टू टाइप का होता है. जैसे एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. इन दोनों का हेनरी ही होती है यूनिट, और डायमेंशन होती है ML2T-1 T-2 A-2. तो फ्रेंड यूनिट कन्वर्जन फिर देखेंगे. यूनिट कन्वर्जन जैसे CGS यूनिट ऑफ बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी MKS या ऐसा यूनिट तो हम लोगों ने पढ़ी है जिसकी टेस्ला होती है जो. लेकिन CGS यूनिट ये फ्रेंड एक बार क्वेश्चन आया भी था, गॉस होती है. और जैसे 1 किलोमीटर = 1000 मीटर होता है, वैसे ही 1 टेस्ला = 10⁴ G होता है. और फ्रेंड ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है आपके कॉम्प्रिहेंसिव बुक में, नॉर्मल है. अब फ्रेंड ये बायोट-सावर्ट लॉ ये कहने के लिए इम्पॉर्टेंट है और कहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो आपके लिए फिर लेंदी हो जाएगा. सो फ्रेंड 1 मिनट, इशू आ रहा है कुछ टेक्निकल. सो फ्रेंड बायोट-सावर्ट लॉ. फ्रेंड बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ने से पहले हम लोग एक बेसिक एक ग्लोसरी है समझ लीजिए, जिसको ओस्टेड ऑब्जर्वेशन कहते हैं. मैं लिख के बताता हूँ आपको, स्लाइड ऐड नहीं कर पाया. OERSTED ओस्टेड ऑब्जर्वेशन. ये फ्रेंड आपने पढ़ा भी होगा. ये कुछ नहीं होता, जैसे पहले हम जब क्लास 10th में हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया था कि ये एक सर्किट है, यहाँ से एक कॉपर वायर है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया है. जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इसको कहते हैं करंट, धारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, धारा इसी को बोलते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम = करंट. तो अब जब ये यहाँ से करंट फ्लो होता है तो ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने एक कुछ सर्टेन एरिया में. और ये हम लोग मेज़र कैसे करते थे, एक कंपास लेते थे हम लोग 10th क्लास में, और कंपास में नीडल लगी होती थी जो मैग्नेटिक की होती थी. तो जब हम लोग इसके ऊपर रखते थे तो ये नीडल रिफ्लेक्ट होती थी टू एंड फ्रो, आगे पीछे या गोल गोल हल्का सा स्लिंक होती थी, जिससे हम लोग को पता चलता था कि यहाँ ये जो कंडक्टर है या वायर है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर के होने के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. इसी को हम लोग ओस्टेड ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, और यही बायोट-सावर्ट लॉ का मेन थीम है. हुआ क्या था, बायोट-सावर्ट लॉ ये
एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक फ्रेंड। अब जब वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ तक प्रोड्यूस कर रहा है, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये बताना तो बहुत आसान था, क्योंकि इतना बड़ा करंट है। लेकिन तो फिर दिक्कत क्या आई थी, दिक्कत ये आई थी कि हम लोग कोई, जैसे मान लो समझ लो कि हमें इतने का हमें पता करना है कि इस अगर ये 10 मीटर का है वायर, तो 0.001 मीटर इसका मान लो ये है। अगर ये 10 मीटर का वायर है तो 0.001 मीटर ये वायर कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ तक कर रहा है तो कितनी कर रहा है, ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं था उस टाइम, क्योंकि बहुत छोटा है 0.01 मीटर। हो सकता है एंगस्ट्रॉम भी आ जाए, 0.01 एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर भी आ जाए, और छोटे हो सकते हैं। तो ये बायोट सावर्ट लॉ ने फिर इसको ड्राइव किया। अब वो डेरिवेशन क्या है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से नहीं है। तो बायोट सावर्ट लॉ ने क्या किया कि उन्होंने एक इतना सा एलिमेंट लिया, करंट कैरिंग एलिमेंट, और इस पूरे कंडक्टर से इसमें आई फ्लो हो रहा है, और इसके वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो होगी डी वी। डी क्यों लगाया, डेल्टा वी, मतलब डेल्टा को समझ लो आप छोटी वी, यहाँ जब डी एस लगाया छोटा एलिमेंट, उसी हिसाब से डी वी इसके रिस्पेक्ट में लगा दिए छोटी, ठीक। तो तो फ्रेंड इसी को जो ड्राइव किया उन्होंने, तो वो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, और वो डेरिवेशन हम लोग के काम की नहीं है। तो जब ड्राइव किया तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, और वो ये है कि डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सबको पता होगा। ये इन्होंने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब इन्होंने ये निकाला तब ये एक क्रांतिकारी, मतलब उस टाइम बहुत क्रांतिकारी समझ लो खोज हुई थी। खोज क्या, एक क्रांतिकारी डेरिवेशन हुआ था इस चीज़ का। तो क्योंकि ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये लॉ क्यों हम लोग की किताब में है, क्यों एयरफोर्स के हिसाब से काम का आता है, क्यों एयरफोर्स में ज़्यादातर आता है ये, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाली है इस छोटे से एलिमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला फ्रेंड सबको पता होगा। और फ्रेंड अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में जो हम लोग वर्नाक्युलर लैंग्वेज बोलते हैं वो काम नहीं आती है। जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं वो अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। तो बायोट सावर्ट लॉ एक क्वेश्चन डेट गिव्स, अब ये इक्वेशन है, जाहिर सी बात है, लेफ्ट और राइट है, डेट की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्यों कह रहा है फ्रेंड, सेगमेंट क्या होता है, बहुत बड़े चीज़ का एक छोटा सा पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा वायर है, उसका छोटा सा पार्ट का सेगमेंट है। दिस सेगमेंट इज टेकन वेक्टर क्वांटिटी, वाई दिस इज वेक्टर क्वांटिटी टेकन। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये छोटा सा पार्ट है, ये इतना सा, ये वेक्टर क्यों मतलब वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है, क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो सेगमेंट है फ्रेंड इतना सा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड क्या है, ये डी एस है, आई डी एल है, मतलब कुछ तो लेंथ होगी, 0.01 तो लेंथ है इसकी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है फ्रेंड वो भी उसकी भी डायरेक्शन है। करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ऐसी, आई की डायरेक्शन ये देखो नीचे देखिए, ऐसी डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने जो जिस चीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड, अब ये भी फिर मैंने बताया कि ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। वही चीज़ है जो मैंने बताया आपको, म्यू इज़ अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इक्वल टू म्यू की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ टेस्ला ma-1 होती है। ये म्यू की वैल्यू कभी कभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व काम में आएगी। अब फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टू प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एलिमेंट। अब फ्रेंड ये क्या हो, डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब ये फ्रेंड समझिए, ये करंट कैरिंग वायर था, हम लोगों ने देखा करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन से, मतलब साउथ टू नॉर्थ। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड पहले आप लीजिए, राइट हैंड जब आप लेंगे ऐसे, तो ये राइट हैंड है, ये लाइक का बटन नहीं फ्रेंड, कन्फ्यूज मत होइए। राइट हैंड जब आप अपनी
अपने थंब को करंट की डायरेक्शन की तरफ आप रखेंगे तो जो आपकी फिंगर हैं कर्ल करेंगे तो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। तो ये राइट हैंड थंब सिंपल है, इसमें कोई फ्रेंड ज़्यादा बड़े आप सब पढ़ के आए हैं। अब फ्रेंड मेन सबसे इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द वाई आई एम टेलिंग यू द बायोट सावर्ट लॉ। क्यों मैं बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा रहा हूँ, यही फ्रेंड थीम है और यही थीम हर बार बच्चों को परेशान करती है। बायोट सावर्ट लॉ पढ़ के जाने से कोई मतलब नहीं अगर आपने उस चीज़ का एप्लीकेशन नहीं पढ़ा। एप्लीकेशन सब कुछ होता है। बायोट सावर्ट लॉ क्यों बना, केवल बायोट सावर्ट लॉ को खुश करने, केवल ये थोड़ी बताना था कि डी वी बराबर आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये थोड़ी बताया था। इसका यूज भी तो करना आना चाहिए भाई। बंदूक कि आपके पास बंदूक भी है, गोली भी है, लेकिन चलाना नहीं आई तो क्या मतलब का। आपके पास बायोट सावर्ट लॉ भी है, आपके पास फार्मूला भी है, आपको पता भी है बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, लेकिन तब भी अगर उसका यूज़ नहीं हो पा रहा तो क्या मतलब का। इसी तो वही चीज़ है। तो यहाँ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे क्या कि वी कैन, एक एप्लीकेशन ये, एक एप्लीकेशन ये है, दोनों एप्लीकेशन लाजवाब हैं अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी कैन यूज बायोट सावर्ट लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इवन एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। तो फ्रेंड पहले हम लोगों ने देखा कि पहले इतना बड़ा कंडक्टर होता था, 10 मीटर का कंडक्टर मान लो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसको फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन मैंने क्या बताया कि 0.0001 एंगस्ट्रॉम इतने एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो बायोट सावर्ट लॉ ने उसके लिए फॉर्मूला बना दिया। अब जब जब उन्होंने फॉर्मूला बना दिया तो अब आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, ये तो आप जानते हैं कितने छोटे होते हैं एटम, कितने छोटे होते हैं मॉलिक्यूल, तो इनकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो भी उसमें जब करंट आप किसी, मतलब आप ये सब जानते हैं कि सब में एटम होता है, सब पार्टिकल सब एलिमेंट एटम से बने हैं। और एटम में जब एलिमेंट में आप करंट फ्लो करते हैं तो एटम में भी होगा। तो उस छोटे से एटम में, इतना छोटे एटम के वजह से कितना मैग्नेटिक रिस्पॉन्स आएगा, ये भी कैलकुलेट करता है कौन, बायोट सावर्ट लॉ की वजह से, डी वी इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर की सहायता से। अब फ्रेंड दूसरा आप देखो कितना डिफरेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते तो हम लोग को लगता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब दूसरा क्या है, एरोडायनेमिक थ्योरी आ गई। सपोज करो कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया होता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, एक 4 ऑप्शन होते, 2 ऑप्शन मान लो 3 ऑप्शन में, और अभी 2-3 ऑप्शन और होते मान लो, तो यहाँ तो ये तो आप लगा सकते थे, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको लग रहा है कि ये मैग्नेटिक की बात हो रही है और बायोट सावर्ट लॉ में मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था। लेकिन फ्रेंड ये आप लोग कैसे सही कर सकते थे, सोचिए। इसमें तो एरोडायनेमिक थ्योरी आ गई, इसमें तो वेलोसिटी आ गई, ये तो 11th क्लास में चला गया, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चला गया। तो इसीलिए फ्रेंड आपको एप्लीकेशन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पेपर में टाइम बहुत कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, हम लोग सही नहीं, अगर पढ़ा नहीं होगा तो बहुत रेयर होता है क्वेश्चन सही हो जाए। इसलिए ये इसकी इस यूज एंड एरोडायनेमिक थ्योरी। अब वॉर्टेक्स लाइन क्या होता है फ्रेंड, वॉर्टेक्स लाइन कुछ नहीं होता, आपने बर्नौली थ्योरम में स्ट्रीम लाइन मोशन पढ़ा होगा, ऐसी लाइन होती हैं, उनको वॉर्टेक्स लाइन बोलते हैं। तो वॉर्टेक्स लाइन ऐसी लाइन होती है, उनको वॉर्टेक्स लाइन बोलते हैं, जो स्ट्रीम लाइन मोशन में ओरिजिन उनका एक ही होता है, ऐसे ऐसे होती हैं। और जब एरोडायनेमिक थ्योरी क्यों, कि जब प्लेन उड़ता है तो प्लेन के पीछे ऐसी वॉर्टेक्स लाइन एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, मतलब आप देख नहीं सकते, हवा मतलब जो एक एयर के फॉर्म में बन जाती हैं लाइन। सो फ्रेंड जैसा इसमें क्या होता है, जब एरोप्लेन आगे की तरफ चलता है तो पीछे एक एयर जो है वॉर्टेक्स लाइन टाइप की फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है उसको ये कैलकुलेट द वेलोसिटी इंड्यूस्ड बाय द वॉर्टेक्स लाइन, जो वॉर्टेक्स लाइन के द्वारा इंड्यूस वेलोसिटी होती थी उसको बायोट सावर्ट लॉ की, विद द हेल्प ऑफ बायोट सावर्ट लॉ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या आप वो खुद जानते हैं, बस मैं आपको कंसाइज कराना चाहता हूँ इस बार। जैसे ये फॉर्मूला में आपने देखा कि आइडियल बराबर डी वी बराबर आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब फ्रेंड
खैर आप सबको पता होगा, लेकिन आप कभी कभी क्या होता है कि पेपर में याद नहीं आता है। जैसे कभी कभी क्या होगा कि ये जो, अगर थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए, थीटा इक्वल जीरो का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, ये एंगल, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को अभी हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना हो, यहाँ पे इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग का एंगल जो है इनके बीच का वो जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, अगर हम लोग जीरो यहाँ रखेंगे, जीरो की वैल्यू आई डी एल साइन जीरो अपॉन आर स्क्वायर, साइन जीरो बराबर जीरो होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए फ्रेंड इससे हम लोग क्या क्या मिलता है कि द मैग्नीट्यूड फील्ड इज जीरो एट पॉइंट ऑन द एक्सिस। मतलब अगर हम लोग को इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस एक्सिस पे, मतलब जो इसी का एक्सिस है, इस पे एक्सिस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो हमेशा क्या आएगी, जीरो। तो ये सबको पता होगा, लेकिन एक बार याद दिला दिया मैंने आपको। मेरा काम है याद दिलाना, आपको काम है याद रखना और उसको तुरंत आंसर देख के क्लिक कर देना माइंड में। तो जीरो एट पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस पे हमेशा जीरो होती है। अब सेकेंड केस क्या बनता है कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए यहाँ पे, तब क्या होगा, तब हम लोग अगर आंसर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है अपॉन आर स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या है। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से -1 से लेके 1 तक। ये साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन थीटा की 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी वैल्यू है किसकी वैल्यू, डी वी की, ये क्या हो गई, इक्वल टू मैक्सिमम। सो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी इसकी, जब 90 डिग्री पे होगा एग्जैक्ट, तब उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे एंगल हम लोग का 90 टू 0 होता जाएगा, वैसे वैसे उसी के प्रोपोर्शनल इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ये इसका प्रोसीजर है। अब फ्रेंड इसमें बायो सावर्ट लॉ में जो भी है, जो भी एयर फोर्स के है तो बहुत कुछ, लेकिन जो एयर फोर्स के हिसाब का जो है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो है आपने नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आई बायो सावर्ट लॉ में। और राइट हैंड थंब रूल ये तो नॉर्मली आप लोग मैंने पढ़ाई दिया है। एप्लीकेशन जरूर याद रखना, कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एप्लीकेशन से। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंस देखेंगे, इट इज़ सिमिलर टू कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ के सिमिलर क्या मीन्स, आपको रीड बिटवीन द लाइन करना है। कूलॉम लॉ क्या होता है, सेम होता है। सेम का मतलब क्या है कि वो भी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये भी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। फिर लॉन्ग रेंज फोर्स एंड शॉर्ट रेंज फोर्स कुछ नहीं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है, क्यों, या शॉर्ट रेंज उसको बोल सकते हो आप लोग, कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल है। ऐसे ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल कंडक्टर टू विच करंट कैरी, मैंने आप बताया इतने से 0.01 के लिए भी ये एप्लीकेबल है। इट आल्सो एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये फ्रेंड भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं है, सब आपको पता है, बस मेरा फिर वही काम है, कंसाइज दी नॉलेज। आपको बहुत चीज़ें पता है, मेन चीज़ तो ये है ना, आपको बहुत चीज़ें पता है, मुझे आपको इतनी चीज़ें याद कराना है और वही पेपर में आएंगी, ये फ्रेंड मैं क्लेम कर सकता हूँ। सो फ्रेंड इन बायोट में बीटा, जो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई वेक्टर सोर्स, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब डी वी, डी एल के द्वारा। डी एल क्या है, छोटा सा एलिमेंट, इतने बड़े एल की छोटा सा एलिमेंट क्या है, इसलिए ये वेक्टर सोर्स है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी डी एल है और डायरेक्शन भी करंट की ऐसी है, इसलिए वेक्टर सोर्स। लेकिन कूलॉम लॉ में देखते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो स्केलर सोर्स के द्वारा होती है।
और फ्रेंड इन बायोट में अब ये जब चीज़ है ना, ये आपको भले आती हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उस टाइम का प्रेशर ये आपको गलत करा देगा, इसलिए पहले पढ़ के जाइए क्या दिक्कत है। इन बायोट लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल, सिंपल है। बी इजक्वल टू क्या होता है, आइडियल साइन थीटा तो होता है, और यहाँ क्या आता है, देयर नो सच एंगल। अब ये कन्फ्यूजिंग वाला है, कहीं कहीं कई बच्चे क्या होते हैं उसमें कॉस थीटा लगा देते हैं, वो सोचते हैं इसमें साइन थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉस थीटा होगा, जबकि इसमें कोई सच एंगल होता ही नहीं है, फॉर्मूला में आप देख सकते हो। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसके आगे अभी बहुत टॉपिक बाकी हैं, मैं कल तक आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आज इसका इनिशियल डे था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ओके फ्रेंड, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।